केशव दोपहर के समय रामगढ़ के राज्य आनंदपुर के एक छोटे से बाजार में अपनी कुछ मूर्तियां रखे बैठा हुआ था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आकर बोला, भाई, तुम्हारे दुकान पर रखी हुई मूर्तियां बता रही हैं कि तुम्हारा नाम ही केशव है। आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम ही केशव है। समझ गया भैया, लगता है तुम वही प्रसिद्ध मूर्तिकार हो जिसके बारे में रामगढ़ राज्य के हर व्यक्ति बात करते हैं। ऐसा नहीं है भैया, बस मैं अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ। लोग तो मेरी प्रशंसा बस ऐसे ही करते हैं। केशव की बात सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए केशव के हाथ के बनाई हुई एक सुंदर मूर्ति को देखता हुआ बोला, मुझे ये मूर्ति बहुत पसंद है। दरअसल मैं हरियापुर गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जमींदार की बेटी की शादी है और मैं जमींदार को एक मूर्ति भेंट करना चाहता हूँ। इस मूर्ति का दाम कितना लोगे? वैसे तो ये मूर्ति 200 स्वर्ण मुद्रा में बेचना चाहता था, परंतु आप दूसरे गांव से मूर्ति खरीदने के लिए केवल मेरे पास ही आए हो, तो इसलिए इस मूर्ति को मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। केशव की बात सुनकर ग्राहक ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली केशव को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर वहां से चला गया। केशव शाम को अपने घर लौट आया और 18 वर्षीय अपनी बहन लक्ष्मी को 100 स्वर्ण मुद्राएं की पोटली देते हुए बोला, ये लो लक्ष्मी, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। लक्ष्मी 100 स्वर्ण मुद्राओं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। तभी वहां पर केशव के गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर केशव बोला, अरे मुखिया जी, आप इस वक्त शाम के समय सब ठीक तो है ना? कैसे हो? तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया मुखिया जी। हाँ केशव, अरे तुम्हारी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिन पहले मैं रामगढ़ राज्य गया था और रामगढ़ राज्य में भी मैं तुम्हारी मूर्ति के किस्से सुन रहा था, तो आश्चर्य में मैं पड़ गया। आश्चर्य के साथ साथ मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम प्रसिद्ध हो रहा है। तभी वहां पर केशव की बहन लक्ष्मी आ पहुंची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली, मेरे भैया मूर्ति बनाते ही इतने अच्छे हैं कि कोई भी उनकी मूर्ति की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। तुम सही कह रही हो लक्ष्मी। अब वो दिन दूर नहीं कि केशव की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक पहुंचेंगे। इतना बोलकर मुखिया केशव की ओर देखकर बोला, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा केशव। मुखिया की बात सुनकर केशव पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, मगर किससे मुखिया जी? हमारे गांव में रहने वाले रघु मूर्तिकार से। वो तुम नहीं जानते कि रघु तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो ये है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्ति कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। रघु को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। जी हाँ, और ये सच है कि उसकी हाथों की बनाई हुई मूर्तियां कम बिकती हैं, लेकिन उतना ही ये सच है कि रघु बहुत कुशल कारीगर है। वह अच्छी मूर्तियां बनाता है। केशव, जिस तरह से रघु तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दे। इसलिए तुम मुझसे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम तक यहाँ आया था। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया।
केशव अपने घर से मूर्तियां लेकर अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी वहां रघु आ गया। रघु केशव की ओर देखकर बोला, कैसे हो केशव? मैं तो सही हूँ रघु, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद हैं, तब तक मेरे किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। देखो रघु, मैं जानता हूँ कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो, और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना ही करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेंगी। यह सब कहने सुनने की बात है केशव। मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूँ कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। देखो रघु, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे जलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे जलने की जरूरत क्या है? देखो केशव, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ और तुमसे अच्छा और कुशल कारीगर भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बनती, ना बिकती हैं, क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो केशव। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी दिव्या मंत्री भद्रसेन के साथ इस गांव में तुमसे मिलने आ रही है। तुम्हारे प्रसिद्धि के चर्चे अब महल में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी दिव्या के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बनाता हूँ। इतना बोलकर रघु वहां से चला गया। शाम को केशव अपने घर की ओर जाने लगा। केशव अपने गांव में पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसके गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया केशव की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ केशव कि तुम यहाँ पर मुझे मिल गए। तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? केशव, कल राजा आदित्य की इकलौती पुत्री दिव्या अपने मंत्री भद्रसेन के साथ तुमसे मिलने आ रही है। राजकुमारी दिव्या अपने स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती हैं। हाँ मुखिया जी, आज प्रातः काल ही रघु ने मुझे इसके बारे में बताया। मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो केशव। रघु को इसके बारे में इसलिए मालूम है कि एक सैनिक गांव के बाजार में तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पूछताछ करने के दौरान रघु उस सैनिक से टकरा गया। रघु ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्ति का कारीगर बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। रघु की बात सुनकर रघु को सैनिक ने कहा कि वह राजकुमारी दिव्या को तुम्हारे साथ साथ रघु का भी पता बताएगा, और राजकुमारी दिव्या वो इस बात के लिए मनाएगा कि तुम्हारे और रघु के बीच प्रतियोगिता रखें। मतलब तुम्हें और रघु को राजकुमारी दिव्या की ही मूर्ति बनानी होगी, जिसके हाथ की भी मूर्ति दिव्या को पसंद आएगी। राजकुमारी दिव्या उसे इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगी कि उसके साथ पुस्त को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर केशव गहरी सोच में डूबता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, समझ गया मुखिया जी, इसलिए रघु आज मुझसे कह रहा था कि वह राजकुमारी दिव्या के सामने साबित कर देगा कि वह मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। मुखिया जी, मुझे उस रघु से कोई डर नहीं है। मैं रघु से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा भी नहीं करता हूँ। मैं कल भी यही कहता था और आज भी यही कहता हूँ कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। बस इससे अधिक मैं कुछ और नहीं कह सकता। केशव की बात सुनकर मुखिया केशव से बोला, मुझे लगता है राजकुमारी दिव्या सुबह तक यहाँ आ जाएंगी। यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले मुझसे ही मिलेंगी। मैं राजकुमारी दिव्या और उनके मंत्री को सुबह सुबह तुम्हारे घर ले आऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया।
और केशव अपने घर लौट आया। केशव को गहरी चिंता में डूबे हुए देखकर उसकी बहन लक्ष्मी उससे बोली, क्या हुआ भैया, आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है? केशव अपनी बहन को सारी घटना बताते हुए बोला, कल सवेरे राजकुमारी दिव्या अपने मंत्री के साथ हमारे घर पर आएंगी। चिंता मत कीजिए भैया, चिंता तो रघु को करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि रघु आपसे सुंदर राजकुमारी दिव्या की मूर्ति नहीं बना पाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर केशव मुस्कुराता हुआ चारपाई पर लेट गया। अगली सुबह केशव सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर की कुंडी कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। केशव तुरंत अपने घर से बाहर चला गया। बाहर आकर केशव ने देखा कि उसके दरवाजे पर मुखिया राजकुमारी दिव्या और मंत्री भद्रसेन खड़े थे। राजकुमारी दिव्या केशव की ओर देखकर बोली, तो तुम ही हो केशव, एक विचित्र मूर्तिकार जिसकी प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची। प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगी। राजकुमारी दिव्या की बात सुनकर केशव और मुखिया राजकुमारी दिव्या को सवालिया नजरों से देखने लगे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता है। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया कि इसी गांव में रघु नाम का एक और मूर्तिकार रहता है जिसका दावा है कि वो तुमसे बेहतर मूर्तियां बनाता है। राजकुमारी दिव्या ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर रघु आ पहुँचा। राजकुमारी दिव्या रघु को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? हाँ राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। कुछ ही देर में केशव मुखिया और राजकुमारी दिव्या मंत्री भद्रसेन और दो सैनिक एक बीच खड़े हुए थे। राजकुमारी दिव्या एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। केशव और रघु राजकुमारी को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में एकदम मगन थे। कुछ ही देर में रघु और केशव ने एक एक सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। राजकुमारी दिव्या मंत्री भद्रसेन के साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों मूर्तियों के पास चली। राजकुमारी दिव्या रघु के हाथ से बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई रघु से बोली, तुमने तो बिल्कुल मेरी ही जैसे हूबहू दिखने वाली मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। ऐसा लगता है जैसे मैं आईने में अपना अक्ष देख रही हूँ। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर रघु का मन गदगद हो गया। रघु की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद राजकुमारी दिव्या केशव की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी, मगर जैसे ही राजकुमारी दिव्या की नजर केशव की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी दिव्या की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राजकुमारी दिव्या केशव से बोली, तुमने किसकी मूर्ति बना दी? क्या ये मूर्ति तुम्हें मेरे जैसी दिखती है? केशव ने जैसे ही मूर्ति की तरफ देखा, वो बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि केशव ने जो मूर्ति बनाई थी वो राजकुमारी दिव्या की नहीं, वो किसी और की मूर्ति थी। केशव राजकुमारी दिव्या की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। ये कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था वहां पर आ पहुंचा और केशव की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखकर बोला, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता तो कुछ भी नहीं है।
इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी दिव्या क्रोधित होती हुई मंत्री भद्रसेन से बोली, मंत्री जी, केशव को इसी समय बंदी बना लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। ये मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? हाँ? नहीं राजकुमारी जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता ये मूर्ति कैसे बन गई। तभी रघु कुटिल मुस्कान से राजकुमारी दिव्या से बोला, राजकुमारी, ये झूठ बोल रहा है। इसने जानबूझकर ये किया है। ये सुनकर केशव बुरी तरह से घबरा गया। केशव जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी दिव्या उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य के सभी वासी जानते थे कि राजकुमारी दिव्या और उसकी माँ एक क्रूर शासिका थी, क्योंकि रामगढ़ राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि रानी का शासन था। केशव अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वो उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी दिव्या को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो क्रोध से तमतमाती हुई मंत्री भद्रसेन से बोली, मंत्री जी, केशव तो भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में केशव चाहिए तो चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी दिव्या उस केशव की बनाई हुई सुंदर मूर्ति को देखते हुए बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति बना सकता है। केशव ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो ये सुंदर स्त्री अवश्य ही संसार में कहीं न कहीं होगी, और मुझे शक है कि केशव उसे जानता है। मुझे स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी दिव्या, तो केशव की बनाई हुई मूर्ति को अपने महल में ले चले। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगा और इसकी खोज में सारी राज्य में फैला दूंगा। तभी रघु राजकुमारी दिव्या से बोला, राजकुमारी दिव्या, केशव आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी सुंदर मूर्ति बनाई और आपका मन भी जीता। इसलिए मैं आपसे इनाम चाहता हूँ। रघु राजकुमारी दिव्या के स्वभाव के बारे में नहीं जानता था। राजकुमारी दिव्या अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी दिव्या गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, रघु को इसका इनाम दे दो। राजकुमारी दिव्या का आदेश सुनकर एक सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और रघु के गर्दन पे वार कर दिया। रघु चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया और गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी दिव्या मंत्री भद्रसेन, रघु और केशव के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को महल में लेकर रवाना हो गई। मुखिया रघु की लाश को देखकर अफसोस भरे स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे रघु। तुम स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इनाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर केशव घने जंगल की ओर लगातार भागे ही जा रहा था। भागते भागते केशव के पांव जवाब दे चुके थे। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। केशव दौड़ता हुआ तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद केशव कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह फंस गया। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मूर्ति मुझसे बनी कैसे। मैं तो राजकुमारी दिव्या की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा। इसलिए मेरी बहन लक्ष्मी भी घर पर अकेली ही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी दिव्या अपना गुस्सा मेरी बहन पर ना उतार दे। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। तो लेकिन कैसे? इतना बोलकर केशव फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वो अपने आप से बोला, एक काम करता हूँ,
मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर बुलाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। केशव ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया करते हैं। केशव ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक साधु खड़े उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में केशव साधु की ओर देखकर चौंकते हुए बोला, कौन है आप? मैं एक साधु हूं जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि लगता है मेरा वनवास अब समाप्त होने को आया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। कैसा वनवास? तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियां बनाते हो? ये सुनकर केशव पूरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ साधु महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूं। मेरा नाम केशव है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं, मगर अफसोस तुम अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? साधु की बात सुनकर केशव साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, पता नहीं साधु महाराज, मैंने मूर्ति राजकुमारी दिव्या की ही बनाई थी, लेकिन ना जाने वो कैसे दूसरे स्त्री की मूर्ति बन गई जो कि राजकुमारी दिव्या से बहुत सुंदर थी। और उस मूर्ति को देखकर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मैं उस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को जानता हूँ, जैसे मेरा उससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। केशव की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में केशव से बोला, वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से बननी ही थी पुत्र, क्योंकि तुम्हारी वही नियति थी। समय आ गया है कि रहस्य से पर्दा उठाया जाए। चलो मेरे साथ। कहां? यहीं पास में मेरी कुटिया है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहां आए हो। आज की रात अमावस की रात है। कुछ ही देर में सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा।